आज से हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो जैसे हम पहले करते रहे हैं कि कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम ये स्टडी करते हैं कि हम कंपाउंड स्टडी करने लगे हैं ये कौन कौन सी टाइप का आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आइसोमेरिज्म कि जो एल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स हैं ये कौन कौन सी टाइप का आइसोमेरिज्म शो करते हैं। आइसोमेरिज्म वैसे बेसिकली आपने किया हुआ है, तो जैसे मैंने तब आपको बताया था कि आइसोमर्स होते क्या हैं। आइसोमर्स होते हैं कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोमेरिज्म कौन कौन सी टाइप का ये शो करेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल चेन आइसोमेरिज्म। नंबर 1 चेन आइसोमेरिज्म। ये एल्डिहाइड्स भी शो करते हैं, कीटोन्स भी शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज पेंटेन 1 अल या पेंटेनल, और ये होगा जिसमें इस कार्बन के साथ मैंने एक ब्रांच लगा दी है। दिस तो एल्डिहाइड ने यहां पर जो चेन आइसोमेरिज्म शो किया है कि जिसमें कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कार्बन कार्बन चेन। पहले कंपाउंड में स्ट्रेट चेन है कार्बन एटम्स की, दूसरे कंपाउंड में ब्रांच्ड चेन है कार्बन एटम्स की। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हुए। इसी तरीके से बिल्कुल कीटोन्स जो हैं वो भी चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। जैसे ये है पेंटेन 2 ओन, सेकेंड कार्बन पे है कीटोन कीटो ग्रुप, और ये कंपाउंड है जिसमें थर्ड कार्बन के ऊपर है कीटो ग्रुप। तो कीटोन के लिए ये जो पोजीशन आइसोमेरिज्म जो शो करना है या चेन आइसोमेरिज्म जो शो करना है उसके लिए कम से कम 5 कार्बन एटम्स तो होने चाहिए। तो यहां पर अगर हमें इस कीटोन का चेन आइसोमर बनाना है तो सेकंड कार्बन के ऊपर फिर से ब्रांच बनाएंगे, और यहां पर हम फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन रखेंगे ये। तो इन दोनों में ऊपर एल्डिहाइड्स में कार्बन कार्बन चेन डिफरेंट है, नीचे कीटोन्स में कार्बन कार्बन चेन डिफरेंट है। तो ये दोनों चेन आइसोमेरिज्म, दोनों सेट्स जो है ये चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से आइसोमेरिज्म में पहली टाइप होती है चेन आइसोमेरिज्म, जिसको दोनों एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों ने शो किया है। सेकेंड टाइप के आइसोमर्स होते हैं पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में हम लोग स्टडी करते हैं कि एल्डिहाइड्स जो हैं इनको चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप कहा जाता है। तो एल्डिहाइड्स को अगर चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप कहेंगे मतलब चेन उन्हीं के ऊपर ही एंड होगी, खत्म होगी। तो मतलब ये फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम के ऊपर होगा फंक्शनल ग्रुप, तो इसलिए इसकी पोजीशन कभी चेंज होगी ही नहीं। तो जो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं वो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करते ही नहीं है। जैसे अगर मैं यहां पर लगा दूं ये एल्डिहाइड ग्रुप CHO, इस फॉर्म में इसको जनरली लिखा जाता है, या इसकी पोजीशन में चेंज करके इधर कर दूं तो दोनों केसेस में जब हमने नेम लिखना है कंपाउंड का तो नंबरिंग शुरू ही एल्डिहाइड ग्रुप वाली कार्बन से करनी है, इसी को नंबर 1 देंगे। तो इसलिए जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसकी पोजीशन तो हमेशा नंबर 1 ही रहेगी, इसलिए ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। पर जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं उसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म जो है वो शो हो जाता है। जब बेंजीन रिंग के ऊपर एक एल्डिहाइड ग्रुप हो और एक कोई और फंक्शनल ग्रुप हो जिसकी प्रायोरिटी एल्डिहाइड से ज्यादा होती है, तब वो पोजीशन आइसोमेरिज्म भी शो कर सकता है। तो आप लिख सकते हो
since aldehyde group is a chain terminating group, therefore aliphatic aldehydes do not show position isomerism. जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं वो कर देते हैं शो, पर एलिफैटिक कभी भी नहीं. However, ketones may show position isomerism. कीटोन चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, वो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा ही करेगा. जैसे ये पेंटेन 3 ओन है, थर्ड कार्बन के एटम के ऊपर है कीटो ग्रुप, और यहां पर मैंने सेकंड कार्बन एटम के ऊपर ही कीटो ग्रुप लगा दिया है. तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं. अगर हम नंबरिंग देखें तो इस कंपाउंड में थर्ड कार्बन जो है वो है कीटो ग्रुप, और यहां पर सेकंड कार्बन जो है वो है कीटो ग्रुप. तो पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट हुई. तो इस तरीके से जो कीटोन्स हैं वो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर देते हैं, पर एल्डिहाइड्स जो हैं, एलिफैटिक एल्डिहाइड्स, वो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करते. फिर तीसरी टाइप का आइसोमेरिज्म जो ये कंपाउंड शो करते हैं उसको हम कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म. फंक्शनल आइसोमेरिज्म. तो फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं, ये भी बात मैंने आपको बताई थी. कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स. तो जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो पर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, उनको हम फंक्शनल आइसोमर्स कहा करते हैं. अब एल्डिहाइड्स जो हैं, ये तो नेचुरली सभी लोग जानते होंगे आप लोग कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इनके जो फंक्शनल आइसोमर्स हैं वो सिर्फ एल्डिहाइड्स या कीटोन्स ही हैं. आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन तो कभी नहीं पूछा जाएगा कि हाउ मेनी फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आर देयर, कि कितने इसके फंक्शनल आइसोमर्स हैं, ये नहीं पूछेंगे. पर हाँ, ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि दो कंपाउंड्स दे रखे हैं, बताओ ये दोनों कंपाउंड्स क्या हैं, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं या डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, या क्या उनमें दोनों में रिलेशन है. जैसे आप देख सकते हो पहला और दूसरा जो ये कंपाउंड्स हैं, एसिटाइल, ये है प्रोपेनल और प्रोपेनोन, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बिल्कुल सेम, C3H6O. सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. तो ये फंक्शनल आइसोमर्स तो हैं ही, पर इनके अलावा भी कई और फंक्शनल आइसोमर्स इनके हो सकते हैं. जैसे ये एक अनसैचुरेटेड ईथर है, तो इसमें आप देख सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, तो ये एक दूसरे के तीनों हुए फंक्शनल आइसोमर्स. फिर इसके अलावा अनसैचुरेटेड अल्कोहल भी हो सकती है, जैसे ये कंपाउंड है जिसको हम विनाइल अल्कोहल बोलते हैं, तो ये भी इसी का ही फंक्शनल आइसोमर है. फिर इसके बाद कई साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही हो, तो वो भी इनके फंक्शनल आइसोमर्स की कैटेगरी में ही आएंगे. जैसे आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ये वाले दोनों कंपाउंड्स दे रखे हों, आपसे पूछा जाएगा कि ये दोनों कंपाउंड्स क्या हैं, ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं कि एक दूसरे के आइसोमर्स हैं. तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं. फिर इसके अलावा हम अगर साइक्लिक ईथर बना लें, जैसे एक केस तो ये हुआ, ये भी इनका फंक्शनल आइसोमर ही है, और इसके अलावा अगर हम
3 कार्बन वाली चेन बनाकर एक आगे CH3 ग्रुप भी लगा सकते हैं, कुछ इस तरह से। लाइक दिस। तो ये सारे एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं जिनमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है। तो इसलिए सिर्फ जो कन्वेंशनल है कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, सिर्फ उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, ये भी आपको याद रखना है आइसोमर्स का मतलब कि आइसोमर्स होते क्या हैं, कि जिन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो पर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, उनको हम फंक्शनल आइसोमर्स बोलते हैं। बाकी ये नहीं कि सिर्फ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ही एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं, कई और तरह के कंपाउंड्स जो हैं वो भी हो सकते हैं। फिर इसके अलावा टॉटोमेरिज्म में भी हमने स्टडी किया था, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, तो उस टाइप का आइसोमेरिज्म भी ये शो कर सकते हैं, कीटोन भी और एल्डिहाइड्स भी। और इसके अलावा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी थोड़ा बहुत ये शो कर देंगे, जिनमें कोई ना कोई कम से कम एक कायरल कार्बन होगा, तो वो वाले कंपाउंड्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकते हैं। फिर आइसोमेरिज्म के बाद हम बात करते हैं इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। तो आप लिख सकते हो मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। तो मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन जो है ये हम दोनों के एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के सेपरेटली स्टडी करेंगे। तो पहले हम कर लेते हैं एल्डिहाइड्स के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। कीटोन्स के जो मेजॉरिटी ऑफ मेथड्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं, पर अगर एक बार हमने एल्डिहाइड्स के कर लिए तो फिर कीटोन्स जो जब हम करेंगे तो उनके बिल्कुल सिमिलर तरीके से हम करते जाएंगे, तब समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम एल्डिहाइड्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें पहला मेथड है फ्रॉम अल्कोहल्स। फ्रॉम अल्कोहल्स, तो इसमें हम ए पार्ट करेंगे बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। तो आप देख सकते हो कि यही रिएक्शन आपने अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में की थी जब आपने अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की थी, और वही रिएक्शन अब यहां पर कीटोन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में रिपीट हो रही है। तो आगे जो केमिस्ट्री आनी है उसमें काफी रिएक्शंस जो हैं वो रिपीट ही होंगी। तो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स में हमने देखा था कि जैसे मैंने ये इथेनॉल ली, इथाइल अल्कोहल, इसमें कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करें, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ये हमें नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। नेसेंट ऑक्सीजन होती है एटॉमिक ऑक्सीजन जिसको प्रोड्यूस करते हैं हम विद इन द रिएक्शन मिक्सचर। हम कुछ ऐसी चीज ऐड करते हैं जिससे नेसेंट ऑक्सीजन बने, और वो नेसेंट ऑक्सीजन इधर अल्कोहल की फटाफट ऑक्सीडेशन कर देगी। जैसे एक हाइड्रोजन ये OH ग्रुप से लेकर जाएगी और एक हाइड्रोजन इस अल्फा कार्बन से, तो कार्बन और ऑक्सीजन में आ जाएगा डबल बॉन्ड और हमें मिलेगा एल्डिहाइड। तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, कई तरीके हैं। जैसे सबसे पहली बात कि एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, जिसको हम कॉमनली बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं, एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 और एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7 और इसका एसिडिफाइड सॉल्यूशन और कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3, इन तीनों में से ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है जो इस अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड बना देती है। अब
हमें पता होना चाहिए कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं ये आगे फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए भी काफी प्रोन होते हैं, इनकी फर्दर ऑक्सीडेशन बड़ी इजीली हो जाती है, यानी कि इस रिएक्शन को एल्डिहाइड स्टेज तक ही स्टॉप करना बेहद मुश्किल होगा। तो फिर उसके लिए हम क्या तरीका यूज करेंगे, क्या सोचेंगे? अल्कोहल में आप देखो हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली अटैच्ड है ऑक्सीजन के साथ। तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी थी, तब बताया गया था कि वेन एवर हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच टू फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही होगी। तो यहां पर हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है टू ऑक्सीजन, तो इसलिए इथेनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होती है, तो इसके कारण बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल विल बी क्वाइट हाई। जब इसका हम कंपैरिजन करें इथेनॉल से या एसिटाल्डिहाइड से, यहां पर हाइड्रोजन जो है, कोई भी एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच नहीं है, तो ये वाला कंपाउंड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर सकता, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट आपको पता ही है कि जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो उतना बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो बॉइलिंग पॉइंट उतना ही लो होता है। तो इसलिए एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट है लो। जब हम इस रिएक्शन को करेंगे तो रिएक्शन मिक्सचर को कॉन्टिन्यूअसली बॉयल करते रहेंगे, ताकि जैसे ही एल्डिहाइड बने वो उसी टाइम डिस्टिल ऑफ हो जाए, यानी कि वेपोराइज हो जाए रिएक्शन मिक्सचर से या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कांटेक्ट से बच जाए, ताकि इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो। तो इसलिए ये थोड़े बहुत बात आपको लिखनी भी चाहिए, आप लिख सकते हो। सिंस द एल्डिहाइड्स आर quite prone to oxidation, therefore these are distilled of OFF. These are distilled off as soon as these are formed, कि जैसे ही एल्डिहाइड बनेगा उसको उसी टाइम हम बॉयल ऑफ कर लेंगे, रिएक्शन मिक्सचर से वेपोराइज करके बाहर सेपरेट कर लेंगे, ताकि उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो पाए। पर ये जो मेथड है, तरीका है, ये भी कोई इतना इजी तो है नहीं, तो इसलिए प्रॉब्लम वाली बात तो डेफिनेटली रहेगी ही। फिर जब अल्कोहल्स हों एरोमेटिक, यानी कि जिनकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर होती है पुअर, तो उनके लिए हम एक सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक जोन्स रिएजेंट यूज करते हैं, जिससे जो एल्डिहाइड स्टेज तक ही ऑक्सीडेशन होती है, इससे आगे नहीं जा पाती। तो आप लिख सकते हो, इन केस अल्कोहल्स have poor solubility in water, like aromatic alcohols, a mixture of chromic anhydride, CrO3 को क्रोमिक एनहाइड्राइड बोला जाता है, एसीटोन एंड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी यूज्ड। फुल स्टॉप। दिस इज कॉल्ड जोन्स रिएजेंट। दिस इज कॉल्ड जोन्स रिएजेंट। तो जो जोन्स रिएजेंट है ये प्रोवाइड करेगा नेसेंट ऑक्सीजन, और होता क्या है एक्चुअली ये मैं आपको बता चुका हूं कि क्रोमिक एनहाइड्राइड यानी कि CrO3, इसका हम मिक्सचर लेंगे विद एसीटोन एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें ऐड करेंगे एसीटोन
जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में, एब्रीवेटेड फॉर्म में AC2O लिख लेते हैं। AC एसाइल ग्रुप के लिए हम या एसिटाइल ग्रुप के लिए एब्रीवेशन यूज करते हैं, और H2SO4। इन तीनों के मिक्सचर को हम कहते हैं जोन्स रिएजेंट। ये प्रोवाइड करेगा नेसेंट ऑक्सीजन, जो इस बेंजाइल अल्कोहल या एरोमेटिक अल्कोहल जिसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर बहुत कम है, उसकी ऑक्सीडेशन करके बना देगा बेंजल्डिहाइड। इस कंपाउंड को हम बेंजाइल अल्कोहल बोलते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि एरोमेटिक अल्कोहल्स क्या होती हैं। जब बेंजीन रिंग के साथ एलिफेटिक चेन के ऊपर अगर OH ग्रुप लगा है तो उसको हम एरोमेटिक अल्कोहल बोलेंगे। बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली अगर OH ग्रुप लगा हो तो वो फिनोल होती है, वो एरोमेटिक अल्कोहल नहीं होती है। तो इसकी ऑक्सीडेशन करके हमने बना लिया है बेंजल्डिहाइड। तो यहां पर जोन्स रिएजेंट यूज किया गया है, जिसने इस जो बेंजाइल अल्कोहल से या एरोमेटिक अल्कोहल से जिसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर होती है पुअर, उससे एल्डिहाइड बना दिया, पर उससे फर्दर ऑक्सीडेशन करके वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना पाया। फिर जब अगर जो सॉल्युबिलिटी इन वाटर ज्यादा हो या एरोमेटिक अल्कोहल ना हो, तो उसकी ऑक्सीडेशन के लिए हम कैसे फिर तरीका कोई और यूज करेंगे, क्योंकि वो जो पहले किया कि डिस्टिल ऑफ करते जाओ साथ साथ, वो एक डिफिकल्ट प्रोसेस होगा, परसेंटेज यील्ड भी उसमें कम ऑब्टेन होगी। तो इसलिए हम कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और यूज करेंगे, जिसकी हेल्प से जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसको हम एल्डिहाइड स्टेज तक रोक सकते हैं, उससे आगे नहीं जाने देंगे। तो आप लिख सकते हो, सिंस एल्डिहाइड्स आर प्रोन टू फर्दर ऑक्सीडेशन, द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ alcohols can be carried out by using mild oxidizing agents like PCC और PDC। अब ये PCC क्या है? ये हम कहते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट को। अब ये क्या होता है? पिरिडीन तो आपको पता है क्या होती है, C5H5N। पिरिडीन होती है जब बेंजीन रिंग का एक कार्बन हम रिप्लेस कर दें बाय नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर तो है ही, जब इसमें हम एसिड ऐड करें, इसकी एसिडिफिकेशन करें, तब नाइट्रोजन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, इसको हम कहते हैं पिरिडीनियम आयन। तो इस पिरिडीनियम आयन में क्लोरीन और क्रोमेट, ये दोनों चीजें लगानी है। तो इसको हम कॉमनली लिख लेंगे इस तरह से, C5H5NH पॉजिटिव। इसी स्ट्रक्चर को मैंने इस तरीके से लिख लिया, और इसमें ऐड करना है CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड, और साथ में होगा Cl नेगेटिव। तो ये है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसको हम कॉमनली PCC कहते हैं। तो ये PCC जो है, ये एलिफेटिक अल्कोहल जो प्राइमरी अल्कोहल है उसकी ऑक्सीडेशन कर देता है अप टू एल्डिहाइड स्टेज ओनली। एल्डिहाइड स्टेज के आगे ऑक्सीडेशन करनी इसके बस की बात नहीं होती, तो इसलिए हम सेफली एल्डिहाइड जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर इसके बाद PDC जो है, ये क्या है? ये कहा जाता है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट को। तो पिरिडीनियम डाइक्रोमेट क्या है? पिरिडीनियम तो मैं आपको अभी बता चुका
कि ये हम कहते हैं C5H5NH पॉजिटिव को, ये हो गया पिरिडीनियम आयन। फिर इसके ऊपर आपको पता है कि 1 पॉजिटिव चार्ज है, जबकि क्रोमेट आयन जो होता है, डाइक्रोमेट आयन सॉरी, डाइक्रोमेट आयन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब हमें कंपाउंड को न्यूट्रल रखना होगा तो पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज से बैलेंस करना होगा, तो इसलिए यहां पर ये 2 होंगे और जो डाइक्रोमेट आयन है वो 1। तो इस तरीके के कंपाउंड को हम कहते हैं पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, या कॉमनली इसको लिख लिया जाता है पीडीसी। तो जब कभी भी हम ऑक्सीडेशन करें उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करें इधर पीसीसी और पीडीसी, तब ऑक्सीडेशन रिएक्शन को स्टॉप किया जा सकता है एट द एल्डिहाइड स्टेज ओनली। तब इसके आगे जो ऑक्सीडेशन है वो जाने के चांसेस नहीं रहते। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। अब जैसे ये है इथेनॉल प्राइमरी अल्कोहल, इसकी ऑक्सीडेशन की जाए विद पीसीसी तो तब सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा, इसके आगे ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फॉर्म नहीं होगा। तो ये पहला तरीका था जब हमने अल्कोहल से एल्डिहाइड जो है उसको फॉर्म कर लिया। फिर अल्कोहल से ही और तरीके हैं कई और एल्डिहाइड्स फॉर्म करने के, जिसको आप लिख सकते हो बी पार्ट, बाय डिहाइड्रोजिनेशन। ये सारे मेथड्स हमने अल्कोहल्स में पढ़े थे। बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, प्राइमरी को हम 1 डिग्री भी लिख लेते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रोजिनेशन कैसे की जाती थी? जब हम प्राइमरी अल्कोहल को हीट करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर एट 573 केल्विन, तो तब क्या होता है कि एक तो OH ग्रुप वाला हाइड्रोजन रिमूव होता है और एक अल्फा कार्बन, यानी कि जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा है एक हाइड्रोजन वहां से जाएगा, तो हमें ऑब्टेन होगा इथेनॉल या एसिटल्डिहाइड प्लस H2। तो इस अल्कोहल से हाइड्रोजन जो है कंपाउंड हाइड्रोजन गैस वो लूज हुई है, रिमूव हुई है, तभी हमने इसको डिहाइड्रोजिनेशन बोला है। जो डी है दैट इज ए नेगेटिव प्रीफिक्स, इसका मतलब होता है लॉस और रिमूवल। तो लॉस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। तो इसी तरीके से हम जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं वो भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला कंपाउंड हमने थोड़ी देर पहले यूज किया था, मैंने आपको बताया था कि ये एरोमेटिक अल्कोहल है और इसका नाम होता है बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल अल्कोहल की भी डिहाइड्रोजिनेशन करके बाय हीटिंग इट टू 573 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड यानी कि बेंजल्डिहाइड एंड हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि डिहाइड्रोजिनेशन करके हम जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं उनको एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर जो अल्कोहल से ही एल्डिहाइड्स बनाने का जो लास्ट तरीका है वो भी हमने किया था अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में, जब हमने ग्लिसरॉल या ग्लाइकोल की थी तो उसमें स्टडी किया था ये। तो उसके लिए आप लिख सकते हो सी पार्ट, बाय ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ विसिनल डाइयोल्स, by oxidative cleavage of विसिनल डाइयोल्स। विसिनल डाइयोल्स मैंने आपको बताया था हम कहते हैं उन
डाइयोल्स को जिसमें दो OH ग्रुप्स होते हैं ऑन दी नेबरिंग कार्बन एटम्स। विसिनिटी का मतलब ही नेबरहुड होता है। तो नेबरिंग कार्बन एटम्स के ऊपर अगर दो हाइड्रोजन हैं तो ऐसी अल्कोहल्स को हम विसिनल डाइयोल्स बोलते हैं। तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, जब हम इसकी ऑक्सीडेशन भी करेंगे और कार्बन कार्बन चेन को भी ब्रेक करेंगे। तो ये दो तरीके हमने किए थे। एक थी ऑक्सीडेशन विद पर आयोडिक एसिड HiO4। तो HiO4 अगर हम ऐड करें टू विसिनल डाइयोल तब भी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होता है, यानी कि एक तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दूसरा अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होकर एल्डिहाइड में कन्वर्जन हो जाएगी। अब दोनों तरफ एक एक कार्बन वाला ही एल्डिहाइड बनना है, तो इसलिए यहां पर हम लिख सकते हैं 2 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था HiO4, इसकी रिडक्शन होकर बन जाएगा HiO3 प्लस नो डाउट वाटर वगैरह जो है वो तो बनेगा ही बनेगा। तो इस तरीके से ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करके हमने जो एल्डिहाइड है वो बना लिया। तो इसी तरीके से अगर कोई और बड़ा चाहिए तो हम डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सेल अगर यूज करें तो तब भी ये रिएक्शन की जा सकती है। तो ये ग्लाइऑक्सेल है, इसके साथ मैंने दो मिथाइल ग्रुप्स लगा दिए, इसको हम कॉमनली कह देते हैं डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सेल। इसमें भी अगर HiO4 यानी कि पर आयोडिक एसिड ऐड किया जाए तो अब ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा यहां पे। तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज के बाद हमें दो कार्बन वाले दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, दो इथेनॉल प्लस HiO3 प्लस वाटर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बाय ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ विसिनल डाइयोल्स हम एल्डिहाइड जो हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके साथ जो पहला मेथड था वो होता है खत्म, कि अल्कोहल से हमने देखा कि किस तरीके से हम एल्डिहाइड्स बना सकते हैं। पहला मेथड तो था कि जस्ट उनकी ऑक्सीडेशन कर दो बाय एनी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें हमने प्रॉब्लम नोट की कि एल्डिहाइड्स की रेडिली ऑक्सीडेशन हो जाती है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसलिए तरीका हमने देखा कि या तो हम उसको डिस्टिल ऑफ करते जाएं, साथ साथ ही बॉयल ऑफ करते जाएं रिएक्शन मिक्सचर को, या फिर कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करें कि जिससे ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाए एट द एल्डिहाइड स्टेज ओनली। तो इन तरीकों से हम जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसको प्रिवेंट या स्टॉप कर सकते हैं एट द एल्डिहाइड स्टेज ओनली। तो फिर इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो होगा फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। तो सेकंड मेथड है प्रिपरेशन फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। यहां पर हम एसिड क्लोराइड की रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन करने के लिए हम लिंडलर्स कैटलिस्ट यूज करेंगे, वही लिंडलर्स कैटलिस्ट जो हमने पहले भी हाइड्रोकार्बन्स में भी यूज किया था। तो वो क्या था? पैलेडियम सपोर्टेड ओवर कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट पॉइजन्ड बाय सल्फर और क्विनोलिन, जिसको हम लिंडलर्स कैटलिस्ट बोलते थे। तो इससे भी जो एसिड क्लोराइड है उसकी रिडक्शन होकर एल्डिहाइड बन जाएगा। तो अगर जो हम सिर्फ पैलेडियम या निकल प्लेटिनम और पैलेडियम यूज करते तो तब जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती वो एल्डिहाइड के आगे प्रोसीड करके अल्कोहल बना देती, प्राइमरी अल्कोहल। पर अगर हमने कैटलिस्ट की पॉइजनिंग कर दी बाय सल्फर और क्विनोलिन, तब जो रिडक्शन है वो फर्दर प्रोसीड नहीं करती। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है रोजेनमंड्स रिडक्शन। तो by using this Rosenmund reduction we can prepare
एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एज वेल एज एरोमेटिक एल्डिहाइड्स फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। तो एसिड क्लोराइड से जो एल्डिहाइड बनाने होते हैं वो तो हम रिडक्शन करके बनाएंगे, बाकी कीटोन्स भी इनसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो एल्डिहाइड्स का है वो होगा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो आप तीसरा मेथड लिख सकते हो, थर्ड नंबर, प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड से हम एल्डिहाइड्स किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ये आगे इसके हम दो तरीके करेंगे। सबसे पहला तरीका है बाय पासिंग वेपर्स ऑफ एसिड्स ओवर मैंगनीज ऑक्साइड एट 573 केल्विन। इतने हाई टेम्परेचर पर मैंगनीज ऑक्साइड के ऊपर से अगर हम वेपर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स पास करेंगे तो तब हमें एल्डिहाइड्स मिलेंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में जैसे हमने देखा था कि उसकी कुछ ड्रॉबैक्स थी, बिल्कुल उसी तरीके से ही इस मेथड की भी ड्रॉबैक्स होंगी। जैसे ये मैंने दो मॉलिक्यूल लिए यहां पर फॉर्मिक एसिड के, तो इनको पास करना है ओवर हीटेड मैंगनीज ऑक्साइड, 573 केल्विन तक हीट करना है, यानी कि 300 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहां से CO2 और वाटर जो है वो निकल जाएगा कुछ इस तरह से। बीच में से एक CO2 और दूसरा H2O, दो मॉलिक्यूल हमारे पास यहां से प्रोडक्ट्स में निकलेंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर। और ये वाला हाइड्रोजन जो है ये इस कार्बोनिल कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा और हमें मिलेगा एक मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड का, साथ में CO2 एंड वाटर, ये प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो हम एल्डिहाइड्स बना रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड बड़ी अच्छी यील्ड में इस तरीके से बनाया जा सकता है। पर अगर हम कोई और एल्डिहाइड बनाने की कोशिश करें, जैसे सपोज किया जाए कि अगर हमें चाहिए इथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड बाय दिस मेथड, तो इसके लिए हमें दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करने होंगे। जब एल्डिहाइड बनाना होगा प्रोडक्ट, तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड तो हमेशा फॉर्मिक एसिड ही होगा। अब अगर एक फॉर्मिक एसिड है तो दूसरा कोई डिफरेंट हमने कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसी वर्ड्स रिएक्शन में हमने देखा था कि जब हम डिफरेंट हेलो एल्केन्स यूज करें तो वी गेट ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एल्केन्स। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर भी हमें मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एल्डिहाइड्स जो हैं वो मिलेंगे। एक तो बन गया ये वाला हाइड्रोजन आकर इधर कार्बोनिल कार्बन के साथ लगा तो हमें मिला इथेनॉल, तो उसके साथ CO2 और वाटर तो बन गया। पर प्रॉब्लम रहेगी साथ में कि जो अगर यही जो इथेनोइक एसिड है इसके सामने दूसरा भी इथेनोइक एसिड आ गया, तब हमें एक कीटोन मिलेगा, एसीटोन। और अगर फॉर्मेल्डिहाइड के सामने फॉर्मेल्डिहाइड आ गया, जैसे ये ऊपर वाली रिएक्शन है, तब हमें फॉर्मेल्डिहाइड भी मिलेगा साथ में। तो इस तरीके से अगर हम एसिटाल्डिहाइड बनाने लगें इस मेथड से, तो एसिटाल्डिहाइड के साथ साथ एक लोअर एल्डिहाइड यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड और साथ में एक कीटोन, जैसे इस केस में एसीटोन या प्रोपेनोन हमें मिलेगा, ये भी मिलेगा। तो इस तरीके से जो एल्डिहाइड हमें चाहिए था उसकी परसेंटेज यील्ड ज्यादा से ज्यादा 33% ही होगी। तो तब ये मेथड हम अच्छा नहीं गिनेंगे फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। तो इसी तरीके से अगर
हमें चाहिए हो बेंजल्डिहाइड, तो बनाया तो जा सकता है इस मेथड से, बस प्रॉब्लम होगी यही कि जो परसेंटेज यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट है वो थोड़ी कम होगी। कि जैसे इस तरीके से अगर हम यहां से बनाएंगे बेंजल्डिहाइड तो वो बन तो जाएगा, पर इसकी परसेंटेज वही होगी, 1/3 बनेगा बस, बाकी फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा साथ में और बेंजोफिनोन बनेगी इस केस में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर तो कोई एल्डिहाइड बनाना है इस मेथड से तो सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड है जो अच्छी यील्ड में बनेगा, जबकि बाकी सभी एल्डिहाइड्स अगर बनाने हों तो उस केस में एक हमें फॉर्मिक एसिड यूज करना पड़ेगा तो दूसरा कोई डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करना होगा। और अगर हम दो डिफरेंट रिएक्टेंट लेंगे तो फिर तो चांसेस की बात होगी कि अगर इथेनोइक एसिड के सामने फॉर्मिक एसिड आया तब तो एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, पर अगर फॉर्मेल्डिहाइड के सामने फॉर्मेल्डिहाइड ही आ जाए तब हमें मिलेगा, सॉरी फॉर्मिक एसिड के सामने फॉर्मिक एसिड ही आ जाए तब हमें मिलेगा फॉर्मेल्डिहाइड, और अगर इथेनोइक एसिड के सामने इथेनोइक एसिड ही आ गया तब हमें एक कीटोन मिल जाएगा। तो तीनों प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी अच्छी यील्ड बनेगी, बराबर यील्ड बनेगी, तो इसलिए किसी और एल्डिहाइड के लिए ये मेथड सूटेबल नहीं है। तो आप लिख सकते हो एक नोट कि दिस मेथड इज सूटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ formaldehyde only because in case of preparation of other aldehydes we get a mixture of different products, then percentage yield of the required product will be quite low. Percentage yield of the required product will be quite low. तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एक एल्डिहाइड बनाने का तरीका हमने देख लिया। इस तरीके से जो कंफर्टेबली या अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है कोई एल्डिहाइड तो वो है सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड और कोई भी नहीं। तो बिल्कुल इसी तरीके की प्रॉब्लम आएगी अगले मेथड में भी, जिसको हम स्टडी करते हैं बी पार्ट के अंदर, कि बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ, ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब है डिस्टिलेशन विदाउट इवन ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर, कि जिसमें वाटर जरा भी ना हो, बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ एसिड्स, ऑफ कोर्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही होंगे। तो ड्राई डिस्टिलेशन करनी है तो किस तरह से करेंगे हम लेंगे कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे ये फॉर्मिक एसिड होता है एक कार्बन वाला फॉर्मिक एसिड या मीथेनोइक एसिड, उसका कैल्शियम सॉल्ट हम यूज करेंगे, इसकी डिस्टिलेशन की जाएगी। और अगर दूसरा भी कैल्शियम सॉल्ट हो सेम फॉर्मिक एसिड का ही या मीथेनोइक एसिड का ही, तो तब अगर हम अब इनकी करें ड्राई डिस्टिलेशन, मतलब इनको हीट करके वेपर फेज में रिएक्शन करवाई जाए अगर, तो तब आप देखोगे कि यहां से दो मॉलिक्यूल निकल जाएंगे CaCO3 के, कैल्शियम कार्बोनेट के, और ये हाइड्रोजन जाके इधर अटैच होगा, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। उसी तरीके से ये हाइड्रोजन इधर जाके अटैच होगा तो इससे भी फॉर्मेल्डिहाइड ही बनेगा। तो हमें मिलेंगे दो मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के प्लस दो मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट के। तो इस तरीके से अगर फॉर्मेल्डिहाइड बनाना हो तब हमने कैल्शियम सॉल्ट यूज किया है एक ही एसिड का, यानी कि रिएक्टेंट हमारे पास एक ही है। तो इस तरीके से ये वाला मेथड से फॉर्मेल्डिहाइड तो अच्छी यील्ड में बन जाएगा, पर अगर हमें कोई और एल्डिहाइड चाहिए हो,
कोई और एल्डिहाइड अगर हम बनाने लगे तब अगेन वही प्रॉब्लम होगी कि मिक्सचर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो हमें मिलेगा। जैसे अगर इस तरीके से मुझे बनाने हों ये इथेनॉल या एसिटल्डिहाइड, तो उसके लिए मुझे इधर से दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज करना पड़ेगा। यहां पर मैंने एसिटिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट लिया और इधर है फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट। तो इस केस में हमें जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक तो केस होगा कि जब कैल्शियम एसीटेट के सामने कैल्शियम फॉर्मेट आ जाए तब तो बन जाएगा इथेनॉल, पर अगर कैल्शियम एसीटेट के सामने कैल्शियम एसीटेट ही आ गया तो तब एसीटोन या कीटोन बन जाएगा एक, और अगर कैल्शियम फॉर्मेट के सामने कैल्शियम फॉर्मेट ही आ गया तब फॉर्मेल्डिहाइड भी बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे उसमें ये इसकी यील्ड होगी 1/3, यानी कि बहुत कम यील्ड होगी। तो इस तरीके से ये वाला एल्डिहाइड बनाना हम सूटेबल नहीं गिनेंगे। तो आप इसमें भी लिख सकते हो एक लाइन कि दिस मेथड इज ऑल्सो नॉट सूटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ aldehydes other than formaldehyde, for aldehydes other than formaldehyde। तो इसी तरह से कि अगर तो फॉर्मेल्डिहाइड ही बनाना हो तब तो ये मेथड काफी सूटेबल रहेगा, यानी कि अच्छी यील्ड जो है एसिड की वो बन जाएगी, एल्डिहाइड की, फॉर्मेल्डिहाइड की। पर अगर कोई और एल्डिहाइड बनाना हो तब ये मेथड सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि जो परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो काफी लो होगी, काफी कम होगी। तो इसके बाद हम करते हैं फोर्थ मेथड, नेक्स्ट मेथड, प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स। प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स, इसमें भी हम तीन तरीके स्टडी करेंगे, जिसमें से एक तो पहले बहुत डिटेल में हमने स्टडी किया था, दैट इज ए पार्ट करते हैं बाय ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस हमने हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर में एल्कीन्स में भी किया था और एल्काइंस में भी किया था। तो वहां पर मैंने आपको जैसे पूरी डिटेल में समझाया था कि पहला स्टेप होता है ओजोन की एडिशन इन ए नॉन पोलर नॉन एक्वस सॉल्वेंट लाइक CCl4। तो पहले स्टेप में बनता है ओजोनाइड। कुछ इस तरह से पहले एक बॉन्ड ब्रेक करके एक ऑक्सीजन लगाते हैं हम ऊपर, फिर दूसरा बॉन्ड ब्रेक करके 2 ऑक्सीजन नीचे लगा देते हैं। तो ओजोन के तीनों ऑक्सीजन इस तरह से फिट हो जाते हैं, तो इसको कहा जाता है ओजोनाइड। तो दिस इज एन ओजोनाइड ऑफ इथिलीन। और फिर इसका रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस अगर किया जाए, यानी कि जिंक डस्ट और वाटर ऐड करके इसका रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस होता है, तो ये भी हमने रिएक्शन एल्कीन्स में की थी कि इस तरह से ये कंपाउंड ब्रेक होगा। एक बॉन्ड कार्बन का ब्रेक हुआ, दूसरा बॉन्ड ऑक्सीजन का ब्रेक हुआ, तो दोनों में कार्बन और ऑक्सीजन में एक बॉन्ड और फॉर्म हो जाएगा, यानी कि डबल बॉन्ड हो जाएगा। कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन तो पहले ही लगे हुए हैं, साथ में डबल बॉन्ड विद O हो जाएगा। एक फॉर्मेल्डिहाइड इधर से बनेगा, दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड इस साइड से, यानी कि हमें मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के प्लस H2O2। इस H2O2 जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसकी रिडक्शन कर देती है जिंक, यानी कि इससे जिंक हाइड्रोक्साइड बना देती है। अगर इसकी रिडक्शन ना की जाए तो तब ये H2O2 जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये एल्डिहाइड को अफेक्ट करेगा, एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन जो है वो कर सकता है। अब इसी तरीके से अगर कोई और हमें चाहिए एल्डिहाइड तो वो भी हम बना सकते हैं। मान लो अगर हमें एसिटल्डिहाइड चाहिए जो इससे बड़ा है, इससे नेक्स्ट एल्डिहाइड है, तो उसके लिए ये ब्यूट-2-ईन हम यूज करेंगे, जिसका पहला स्टेप होगा वही ओजोनाइड की फॉर्मेशन। तो ओजोनाइड इस केस में बनेगा कुछ इस तरह से।
ये बना ओजोनाइड। फिर इसका रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस किया जाएगा बाय एडिंग जिंक डस्ट एंड वाटर। तो यहां से एक बॉन्ड इधर से ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड इधर से। तो अगर कार्बन और ऑक्सीजन में यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, एक 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड बनेगा इस साइड से और दूसरा 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, सेम एल्डिहाइड बनेगा दूसरी साइड से भी। तो हमें मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड प्लस H2O2। तो इस तरीके से हम 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड, 2 कार्बन वाला, अगर 3 कार्बन वाला चाहिए होगा तो इधर भी CH3 CH2 कर लेंगे, यानी कि सिमेट्रिकल एल्कीन्स का ओजोनोलिसिस करेंगे। अगर हम सिमेट्रिकल एल्कीन्स का ओजोनोलिसिस करें तो तब हमें जो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन वाली सिचुएशन बनती रही है अभी तक, वो नहीं बनेगी। हमें अच्छी यील्ड में एक ही एल्डिहाइड मिलेगा। और ये ओजोनोलिसिस तो आपको पता है, हम और जो है मॉलिक्यूल्स उनमें भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यूज करूं ये प्रोपिलीन के लिए, तो ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड की एक साइड में कुछ और है ग्रुप ऑफ एटम्स और दूसरी साइड में कुछ और है। तो इसको हम सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं कहेंगे। CCl4 की प्रेजेंस में पहले बनेगा इसका ओजोनाइड, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड हटाकर एक ऑक्सीजन पहले लगाई ऊपर की तरफ, फिर दूसरा बॉन्ड भी रिमूव करके हमने 2 ऑक्सीजन नीचे की तरफ लगा दी। तो इस तरीके से हमें मिला जो कंपाउंड या प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं ओजोनाइड। और फिर अगले स्टेप में हम ओजोनाइड का रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस करते हैं बाय एडिंग जिंक डस्ट एंड वाटर। तो रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस करते टाइम ये कंपाउंड के जो बॉन्ड्स हैं वो कुछ इस तरह से ब्रेक होंगे। तो कार्बन और ऑक्सीजन में आएगा डबल बॉन्ड और प्लस यहां पर हमें मिलेगा फॉर्मेल्डिहाइड, ये चीज। तो इस तरीके से हमारी जो रिएक्शन है वो प्रोसीड करेगी। और अगर हम कोई और एल्कीन यूज करें, लाइक जो डाईईन है, तो इससे हमें कौन सा जो एल्डिहाइड है वो मिलेगा, वो देखते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि 2 डबल बॉन्ड्स हैं, तो दोनों जगह पे ओजोनाइड की फॉर्मेशन होगी। दोनों जगह पे अगर ओजोनाइड हम फॉर्म करें तो कुछ इस तरह से अपीयर होगा कंपाउंड। तो पहले ये वाला बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड है, इसमें से एक बॉन्ड ब्रेक करके हम ऑक्सीजन एक फिट करेंगे, फिर दूसरा बॉन्ड ब्रेक करके 2 ऑक्सीजन इधर फिट करेंगे। ये बना। ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है वो तो एज सच रहेगा। उसके बाद फिर से वही सिचुएशन आएगी कि एक तरफ एक ऑक्सीजन और दूसरी तरफ 2 ऑक्सीजन। तो ये डबल ओजोनाइड बना हमारे पास। तो इसका करना होगा फिर रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस। उसके लिए हम जिंक डस्ट और वाटर ऐड करते हैं। तो अब जो इसका रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस होगा तो इस तरह से बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, यानी कि इधर से तो बना फॉर्मेल्डिहाइड और इधर से C डबल बॉन्ड हो यहां पर। फिर दूसरे कंपाउंड का रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस करके दूसरे ओजोनाइड का, तो तब हमें मिलेंगे एक फॉर्मेल्डिहाइड इस साइड से और दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड इस साइड से, यानी कि हमें मिले यहां पर 2 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के प्लस एक, यहां पर भी C डबल बॉन्ड हो और इधर भी C डबल बॉन्ड हो। तो जो दूसरा मॉलिक्यूल हमें मिला जिसको हम कहेंगे ग्लाइऑक्सेल, ये हमने जो ग्लाइकॉल है उसकी ऑक्सीडेशन में भी देखा था कि ग्लाइऑक्सेल जो है वो बनता है। तो इस तरीके से हमारे पास अब आप देख सकते हो कि ये सिमेट्रिकल एल्कीन ना होने के कारण मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एल्डिहाइड्स जो है
वो हमें ऑब्टेन हुआ। तो जो ओजोनोलिसिस है फिर भी ये काफी बेटर मेथड है एज कंपेयर टू दी अदर मेथड्स दैट वी हैव स्टडीड। तो इससे हम जो एल्कीन्स होते हैं उनको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एल्डिहाइड्स। तो जो फोर्थ मेथड हम कर रहे थे फ्रॉम एल्कीन्स, उसका ए पार्ट हमने कर लिया बाय ओजोनोलिसिस, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो डिफरेंट एल्डिहाइड्स हैं वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बाय वेक्कर प्रोसेस अगला मेथड है कि वेक्कर प्रोसेस से हम जो एल्कीन है उससे बना सकते हैं एल्डिहाइड्स। तो वो अब देखेंगे कि किस तरह से रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगी। ये ओजोनोलिसिस तो हमने पहले स्टडी किया था एल्कीन्स में भी, पर अब जो वेक्कर प्रोसेस है ये पहली बार करने लगे हैं। तो इसलिए ये क्योंकि मल्टी स्टेप रिएक्शन भी है तो थोड़ी ध्यान से आप समझ कर करना इसको। पहला स्टेप तो इसका होता है कि इथिलीन में हम पैलेडियम डाइक्लोराइड और वाटर ये ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड, कॉपर 2 क्लोराइड, जिसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। तो इससे जो एंड प्रोडक्ट हमें मिलता है दैट इज इथेनल एल्डिहाइड प्लस पैलेडियम +2 मोल्स ऑफ HCl। यहां पर पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और इधर हो गई 0, यानी कि पैलेडियम की हुई रिडक्शन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है रिडक्शन होता है, और इधर कार्बन में ऑक्सीजन की एडिशन हुई तो कार्बन की ऑक्सीडेशन हो गई। तो एल्कीन की ऑक्सीडेशन करके हमने ये एल्डिहाइड बना लिया। और इस तरीके से जो रिएक्शन हम कर रहे हैं उसमें चलते रिएक्शन के प्रोसीड करने के साथ जो PdCl2 है वो खत्म हो जाएगा। तो PdCl2 को रीजनरेट करना है अगर हमें थोड़े टाइम तक रिएक्शन को चलाना है तो वहां पर हेल्प करता है जो ये क्यूप्रिक क्लोराइड है। तो आप लिख सकते हो एक लाइन, द क्यूप्रिक क्लोराइड reacts with palladium to form PdCl2 again, as जो ये क्यूप्रिक क्लोराइड की हम प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं वो इस पैलेडियम जो अभी प्रोड्यूस हुआ इसके साथ रिएक्शन करके इसको तो PdCl2 में कन्वर्ट कर देता है और क्यूप्रिक क्लोराइड खुद रिड्यूस होकर CuCl में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इधर +1 है, तो कॉपर की डिक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, तो कॉपर की यहां पर रिडक्शन हुई है। तो इसने पैलेडियम की ऑक्सीडेशन कर दी, तो इसके साथ थोड़े टाइम में ये क्यूप्रिक क्लोराइड जो रखा था ये भी खत्म हो जाएगा। पर जो यहां पर एक बाई प्रोडक्ट HCl बना है तो वो जो क्यूप्रस क्लोराइड है इसके साथ रिएक्ट करके इसको वापस क्यूप्रिक क्लोराइड में कन्वर्ट कर देता है। तो आप लिख सकते हो यहां पर the HCl gas produced in the first step, the HCl gas produced in the first step helps in regeneration of cupric chloride as follows। तो यहां पर 4 मोल्स ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड और साथ में 4 मोल्स ऑफ दैट HCl और एयर में से आ जाएगी ऑक्सीजन, तो इससे बन जाएगा हमारे पास 4 मोल्स ऑफ CuCl2 + 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से कॉन्टिन्यूसली अगर हम बीच में एल्कीन ऐड करते जाएं तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता जाएगा। पहले स्टेप में PdCl2 कंज्यूम हो जाएगा, तो जो क्यूप्रिक क्लोराइड है वो PdCl2 को दोबारा बना देगा और साथ में क्यूप्रिक क्लोराइड खत्म होकर क्यूप्रस क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। तो जो पहले स्टेप का जो बाई प्रोडक्ट था HCl वो इसको रिएक्शन चलती रहेगी फॉर ए लॉन्ग टाइम।
इस रिएक्शन को हम कहते हैं वेक्कर्स प्रोसेस। तो बाय वेक्कर प्रोसेस वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर एल्डिहाइड्स फ्रॉम एल्कीन्स। और फिर इसके बाद हम तीसरा तरीका करते हैं जो एल्कीन से ही एल्डिहाइड बनाने का है। सी पार्ट इसमें देखेंगे इसको बाय ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस में हम इथिलीन को हीट करते हैं विद वाटर गैस। वाटर गैस आपको पता होगा कहते हैं हम इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इसको कहा जाता है वाटर गैस। तो वाटर गैस की प्रेजेंस में अगर हम इसको हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट टेट्राकार्बोनिल, इसका डाइमर बनता है CO2, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये 8। एक्चुअली ये होता है ये, इसको बोलते हैं टेट्राकार्बोनिल कोबाल्ट को, या कोबाल्ट टेट्राकार्बोनिल। तो इसका डाइमर होता है ये, डाइमेरिक स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है। तो इसकी प्रेजेंस में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर अगर हम करें तो हमारे पास प्रोपेनल बन जाता है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि एल्कीन से हम 3 तरीकों से एल्डिहाइड बना सकते हैं, ओजोनोलिसिस करके, या फिर वेक्कर प्रोसेस से, और या फिर ऑक्सो प्रोसेस से। तो इन तीनों तरीकों से हम जो एल्कीन्स हैं उनको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एल्डिहाइड्स। और फिर इसके बाद 5वां मेथड है प्रेपरेशन फ्रॉम एल्काइंस। तो ये रिएक्शन हमने स्टडी की थी एल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो इसकी हम करेंगे, पहला इसका ए पार्ट लिख सकते हो बाय हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। तो एल्काइन में हम वाटर की एडिशन करके उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये लिया एसिड एल्डिहाइड, इसमें अगर हम एक मॉलिक्यूल वाटर का ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड H2SO4 एंड साथ में ऐड करना होता है मर्क्यूरिक सल्फेट, तो तब वाटर आपको पता है एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। तो एक तरफ H जाकर अटैच हो जाएगा और दूसरी तरफ OH जाके अटैच हो जाएगा, और फिर इसका टॉटोमेरिज्म होकर, कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म भी हमने स्टडी किया था, इससे कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एल्काइन से हमने एक तरीका देख लिया कि बाय हाइड्रेशन हम एल्डिहाइड्स जो हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एसिटिलीन की हाइड्रेशन करके हमने देखा कि किस तरीके से हम एसिटाल्डिहाइड बना सकते हैं। तो एल्डिहाइड सिर्फ एक ही बनेगा हाइड्रेशन से, वो एसिटाल्डिहाइड होगा। फिर इसका बी पार्ट आप कर सकते हो बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जैसे हमने एल्कीन्स में करके बनाए थे अल्कोहल्स। तो तब एल्कीन्स में अगर हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करें तो एंटी मार्कोनिकोव वे में वाटर की एडिशन होती है, जिससे हमें जो एंटी मार्कोनिकोव वे में जो वाटर की एडिशन होने के साथ अल्कोहल्स मिलती हैं। पर अगर हम एल्काइंस की बात करें तो अब उतनी डिटेल में ये रिएक्शन नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि ये आपने की हुई है पहले। हाइड्रोबोरेशन करते टाइम पहले स्टेप में हम ऐड करते थे BH3, तो ये एक हाइड्रोजन देती थी, जो हाइड्रोजन इधर जाएगा और ये CH जाके BH2 के साथ अटैच हो जाएगा। तो पहला स्टेप पे हमें ये मिलेगा आगे BH2, फिर ये एक और एल्काइन के साथ रिएक्शन करके उसके साथ अटैच होता जाएगा। तो अल्टीमेटली ये 3 ऐसे ग्रुप्स बोरॉन के साथ अटैच हो जाएंगे, और फिर इसका हमें इसमें एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ H2O2 हम ऐड करेंगे। तो एक OH इधर और एक OH बोरॉन के पास जाएगा।
हमें मिलेंगे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस इनोल। इस इनोल के 3 मोल बनेंगे और साथ में बोरिक एसिड जो है H3BO3 वो तो निकल ही जाएगा। अब ये इनोल है तो इसका कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म चलेगा, क्योंकि इनोल फॉर्म तो आपको पता है कीटो फॉर्म से थोड़ी कम स्टेबल होती है, तो ये इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाएगी इनटू मोर स्टेबल कीटो फॉर्म यानी कि प्रोपेनल। तो इस तरीके से हम जो एल्डिहाइड्स हैं अदर देन एसिटाल्डिहाइड वो भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम हाइड्रेशन करें तो उस केस में तो सिर्फ हमें एसिटाल्डिहाइड ही मिलेगा, क्योंकि एक कार्बन वाला तो कोई होता नहीं है एल्काइन, तो इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड तो बनने से रहा, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनेगा। और अगर हम एसिटिलीन से कोई बिगर एल्काइन यूज करें तो तब भी जो अगर हाइड्रेशन करें तो वाटर की एडिशन तो मार्कोनिको वे में होनी है, तो वैसे करने पर कीटोन्स बन जाएंगे, एल्डिहाइड नहीं। तो इसलिए अगर एसिटाल्डिहाइड से बिगर एल्डिहाइड्स हमें चाहिए हों तो तब हम ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ही करते हैं। तो इस तरीके से जो 5वां मेथड था उसके हमने दोनों स्टेप्स कर लिए कि एल्काइन की हाइड्रेशन भी कर ली और उसके बाद ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी करके हमने एल्डिहाइड्स बना लिए। फिर 6th मेथड आता है प्रेपरेशन फ्रॉम साइनाइड्स। साइनाइड्स या नाइट्राइल्स, इनसे हम प्रिपेयर करेंगे जो हमारे पास हैं एल्डिहाइड्स उनको। इसकी हमें रिडक्शन करनी होगी, उसके लिए हम 2 नेसेंट हाइड्रोजन यूज करेंगे और साथ में HCl। ये नेसेंट हाइड्रोजन हमें कहां से ऑब्टेन होगी? बाय द एक्शन ऑफ SnCl2 एंड HCl। तो इस तरीके से जो नेसेंट हाइड्रोजन है वो प्रोड्यूस होगी। SnCl2 जो है ये 2 मॉलिक्यूल्स HCl के साथ रिएक्शन करके बना लेगा SnCl4 प्लस 2 बनेंगे नेसेंट हाइड्रोजन। तो ये नेसेंट हाइड्रोजन इधर पार्शियल रिडक्शन करेगी नाइट्राइल की और यहां पर ये चीज हमें मिलेगी और इसके साथ एक HCl जाके ऐड हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है अवेलेबल, तो एसिड उसके साथ जाके फिर प्रोटोनेशन कर देगा। अब ये वाला कंपाउंड क्वाइट अनस्टेबल होता है, इसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद बड़ी इजीली यहां पर OC डबल बॉन्ड O लग जाएगा, यानी कि हमें मिलेगा एक मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड का और दोनों हाइड्रोजन जो हैं वो NH3 के साथ लगेंगे, अमोनिया प्लस HCl मिलकर बना देंगे NH4Cl। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि नाइट्राइल के साथ हमने रिएक्शन करके एसिटाल्डिहाइड बना लिया। तो बिल्कुल सिमिलर वे में अगर हम कोई एरोमेटिक कंपाउंड यूज करें, जैसे बेंजोनाइट्राइल यूज करें, तो अगर बेंजोनाइट्राइल यूज किया जाए तो उसकी हम पार्शियल रिडक्शन करेंगे तो उससे हमें मिलेगा जो एडिशन प्रोडक्ट वो होगा ये वाला। दिस, और फिर इसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस अगर किया जाए तो तब हमें मिल जाएगा एक एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी कि बेंजेल्डिहाइड और साथ में अमोनियम क्लोराइड, बिल्कुल उसी तरीके से ही। तो हमें जो बेंजेल्डिहाइड है वो भी मिल जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज प्रेपरेशन फ्रॉम बेंजीन। इसको गैटरमैन कॉच रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। बड़ी सिंपल रिएक्शन है, इसमें हम बेंजीन लेकर उसमें ऐड करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl गैस इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड क्यूप्रस क्लोराइड। तो इससे हमें मिलेगा ये बेंजेल्डिहाइड प्लस HCl। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है गैटरमैन कॉच
रिएक्शन। तो इस तरीके से हम बेंजीन से बेंजल्डिहाइड जो है वो बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि कई हमने आज एलिफैटिक एल्डिहाइड्स और कुछ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स भी बना लिए।